चैप्टर 606 गद्दार शिष्य। अभी के अभी तुम्हें यहां से निकाल दूं। मैं एक बहुत ही दिलचस्प बौने से मिला था, इसलिए ललित काकाजी थोड़ा झेम गया। वो काकाजी कबीला का सबसे युवा हर्बलिस्ट था और आमतौर पर वही कबीले के अतिरिक्त पोषण बाजार में बेचने जाता था। इस बार वो रोज से आधा दिन देर से लौटा था। बस बहाना बना रहे हो तुम। उसके टीचर जी का चेहरा थोड़ा नाराज हो गया। बौने जाति समय के बहुत पक्के माने जाते थे। माफ कीजिए। ललित काकाजी ने सिर झुका लिया। आवाज में साफ अपराध बोध था। मैं एक बौने के लिए पोषण बेचने में थोड़ा समय बर्बाद कर बैठा। ये सुनते ही उसके टीचर जी तुरंत उसकी तरफ मुड़े। आंखें हल्की सिकुड़ गई। तुम किसी और बौने के लिए पोषण बेच रहे थे? लक्ष्मण काकाजी ने सिर हिलाया और जल्दी जल्दी बोला, टीचर जी, मैंने पहली बार इतने सारे पोषण एक साथ बिकते देखे। आपको पता है, उसने आधे दिन में ही 1000 से ज्यादा बोतलें बेच दी। उसकी बात सुनते ही लैब में मौजूद सभी बौने अपना अपना काम छोड़कर उसकी तरफ देखने लगे। हर किसी के चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। इतने सारे पोषण कोई एक साथ कैसे बेच सकता है? इतने सारे? कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके अपने कबीले को जरूरत ही नहीं, या उनके कबीले में बहुत सारे हर्बलिस्ट हैं? टीचर जी ने भौहें सिकोड़ ली। वो खुद एक दशक से हर्बलिस्ट थे, लेकिन अपनी मौजूदा क्षमता से वो एक दिन में मुश्किल से दर्जन भर पोषण ही बना पाते थे। 1000 से ज्यादा बोतलें। उनके लिए भी अगर बिना रुके दिन रात काम करें तो कम से कम 100 दिन लग जाते। मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने देखा कि उसके पोषण की क्वालिटी बहुत ही जबरदस्त थी। जितने भी पोषण मैंने अब तक देखे हैं, उनसे कहीं ज्यादा शुद्ध। जैसे ही ललित काकाजी ने पोषण का जिक्र किया, उसकी आंखें चमक उठीं। अगर वो खुद भी पोषण बेचने में व्यस्त न होता तो शायद कुछ बोतलें खरीद ही लेता, लेकिन उसके इस तारीफ भरे अंदाज ने टीचर जी को और भड़का दिया। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ये कहने की कि किसी और का पोषण मेरे से बेहतर है? टीचर जी की आंखें फैल गई। गुस्से में उनका चेहरा तमतमा उठा, जैसे अभी इसी वक्त अपने इस नालायक शिष्य को थप्पड़ जड़ देंगे। मैं तुम्हारा टीचर हर्बलिस्ट संघ का सदस्य हूं, और तुम कह रहे हो कि किसी अनजान बौने का पोषण मुझसे बेहतर है? वो पूरी तरह फट पड़े। उनके लिए ये सीधा सीधा अपमान था। गद्दार शिष्य, अभी के अभी तुम्हें यहां से निकाल दूं। ललित काकाजी वही जड़ होकर खड़ा रह गया। उसका शरीर छोटे से बटेर की तरह कांप रहा था। मेरा वो मतलब नहीं था। तुम्हारा मतलब साफ है। टीचर जी का गुस्सा और बढ़ गया। टीचर जी, ओह हाँ, जाने से पहले उसने मुझे एक पोषण भी दिया था। ऐसा पोषण मैंने पहले कभी नहीं देखा। आप तो बहुत ज्ञानी हैं, जरा इसे देख लीजिए। जल्दी से बात संभालने के लिए ललित काकाजी ने निया मवाली द्वारा दिया गया पोषण बाहर निकाल लिया। दाढ़ी वाले टीचर जी ने नाक सिकोड़ते हुए वो बोतल हाथ में ली, लेकिन जैसे ही ढक्कन खोला, एक हल्की लेकिन बेहद सुगंधित खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। एक पल में पूरा कमरा उस खुशबू से भर गया। ये कैसी खुशबू है, कितनी सुकून देने वाली। एक दूसरे हर्बलिस्ट ने आंखें बंद कर ली, जैसे उस खुशबू में खो गया हो। सिर्फ उसकी महक ही मन को आराम दे रही थी। ये किसी लो लेवल पोषण की आभा बिल्कुल नहीं थी। जिस बौने ने तुम्हें ये पोषण दिया, उसका बैकग्राउंड क्या है? टीचर जी का चेहरा अचानक बदल गया। उन्होंने तुरंत ललित काकाजी को पकड़ लिया। आवाज में अब गुस्से की जगह सतर्कता थी। लक्ष्मण काकाजी थोड़ा चौंक गया। उसने कहा था, वो मवाली कबीला से है। टीचर जी ने बिना एक पल गवाए सिर हिला दिया। नामुमकिन। मवाली कबीला में कोई ढंग का हर्बलिस्ट नहीं है। हर्बलिस्ट संघ में भी बहुत कम लोग हैं जो इस स्तर का पोषण बना सकते हैं। अब कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई और सबके दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर वो रहस्यमयी बौना कौन था और उसके पास इतनी खतरनाक काबिलियत आई कहां से? आगे इस कहानी में क्या होगा जाने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 607। यही है ओमकार शिखर। पहाड़ के उस पार, समुंदर के उस पार बौनों का एक झुंड रहता है। वो चंचल हैं, होशियार हैं।
थोड़े शरारती और बहुत ही संवेदनशील। ओमकार शिखर के नीचे खड़ी निया हल्की सी धुन गुनगुनाते हुए सामने खड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को देख रही थी। पूरा ओमकार शिखर हरियाली से भरा हुआ था। जहां तक नजर जाती बस हरा ही हरा दिखाई देता था, जैसे प्रकृति ने अपनी सारी रंगत यहीं उंडेल दी हो। यही है ओमकार शिखर, निया ने अपनी आंखें हल्की सी सिकोड़ते हुए कहा और उसके शरीर में खून जैसे उबाल मारने लगा। जैसे ही तुम अंदर जाओगी, एलिमेंटल आत्माएं तुम्हारी आभा को महसूस कर लेंगी। सावधान रहना, जालिम ने शांत लेकिन गंभीर आवाज में उसे चेतावनी दी। निया ने भौहें चढ़ाई। क्या ये एलिमेंटल आत्माएं बिना वजह दूसरों पर हमला करती हैं? जालिम ने हल्का सा सिर हिलाया। इनका स्वभाव कोई नहीं समझ सकता। कभी ये तुम्हें नजरअंदाज कर देंगी और कभी तुम्हारे सामने आते ही हमला कर देंगी। ये प्रकृति की उपज हैं, इनके दिमाग को कोई पढ़ नहीं सकता। उसकी जानकारी देवताओं के पुराने ग्रंथों से आई थी, जहां एलिमेंटल आत्माओं के ताकतवर और रहस्यमयी स्वभाव का जिक्र साफ साफ किया गया था। हर एलिमेंटल आत्मा का स्वभाव अलग होता है। आग की एलिमेंटल आत्मा, जो हर चीज की लपटों से जन्म लेती है, सीधी और गुस्सैल होती है। पानी की एलिमेंटल आत्माएं, जो समुंदर से आती हैं, उनका मिजाज समुंदर की तरह बदलता रहता है। एक पल शांत और अगले ही पल तूफानी लहरें खड़ी कर देती हैं। बिजली की एलिमेंटल आत्मा, आसमान से गिरती बिजली की तरह तेज, सटीक और बेहद कठोर होती है। उसका हर कदम निर्णायक होता है। कुल मिलाकर इनमें से किसी का भी स्वभाव आसान नहीं होता। अगर कोई थोड़ी शांत होती हैं, तो वो हैं लकड़ी, वनस्पति की एलिमेंटल आत्माएं। वो जीवन की ताकत को मानती हैं और दुनिया की हर चीज की प्राकृतिक बढ़त की रक्षा करती हैं। एक तरह से देखा जाए तो लुवाशों का जीवन वृक्ष भी एक एलिमेंटल आत्मा जैसा ही है। लेकिन फर्क यह है कि बाकी आत्माओं के पास सोचने समझने की क्षमता होती है, जबकि जीवन वृक्ष चंद्र महाद्वीप में पैदा हुआ और वहीं पला बढ़ा, वो सभी लुवाशों का सहारा और आधार है। निया धीरे धीरे पहाड़ की तरफ बढ़ते हुए सोच में डूब गई। बताओ जालिम, इतनी सारी एलिमेंटल आत्माएं यहां एक आग की रखवाली क्यों कर रही हैं? उसके मन में ये सवाल बार बार घूम रहा था। एलिमेंटल आत्माएं खुद ही तत्वों की सबसे ऊंची ताकत मानी जाती हैं। समुंदर, आग, बिजली, बर्फ, बर्फीली हवा या पेड़ पौधे, इन सब पर उनका पूरा नियंत्रण होता है। अगर वो चाहें तो पूरी दुनिया की ताकत को अपनी इच्छा से मोड़ सकती हैं। यहां तक कि वो खुद से आग और झील भी बना सकती हैं। ऐसी ताकतवर आत्माएं, जो खुद तत्वों का रूप हैं, वो जंगल के बीच में बैठकर एक आग की रखवाली कर रही हैं। सोचने पर ही ये बात अजीब लगती थी। जालिम ने धीमे स्वर में कहा, एलिमेंटल आत्माओं की आदतें कोई नहीं जानता। वो हवा की तरह आती जाती हैं। यहां तक कि देवता भी नहीं जानते कि उन्हें किस तरह का माहौल पसंद है। उनके विचार हमारे समझ से बाहर हैं। अगर निया यहां न होती तो शायद जालिम कभी भी ऐसी अनिश्चित और खतरनाक आत्माओं के संपर्क में नहीं आता। देव जाति में परम देव ने खुद सार्वजनिक रूप से कहा था कि देव जाति और एलिमेंटल आत्माओं के बीच कभी दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। दोनों पक्षों को एक दूसरे का सम्मान करना होगा और किसी भी हालत में टकराव से बचना होगा। परम देव की बातों से साफ पता चलता था कि वो एलिमेंटल आत्माओं का बेहद सम्मान करते थे। निया ने गहरी सांस ली। उसकी नजरें अब उस घने जंगल के अंदर तक जा रही थीं, जहां हरियाली के पीछे कुछ अनजाना छिपा हुआ था। और शायद उस आग का सच भी वहीं कहीं उसका इंतजार कर रहा था। लेकिन क्या निया सच में उस रहस्य का सामना करने के लिए तैयार थी? या फिर ओमकार शिखर उसके लिए कुछ और ही खतरनाक राज छुपाए बैठा था? आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को।
और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी। और पसंद आए तो स्टिकर ज़रूर भेजना। चैप्टर 608। मैंने ऐसा जीव पहले कभी नहीं देखा। जालिम, ये तूफानी द्वीप का कोई जीव है क्या? निया अब एलिमेंटल आत्माओं को लेकर और भी ज्यादा क्यूरियस हो गई थी। ओमकार शिखर उसकी सोच से कहीं ज्यादा ऊंचा निकला। आधा दिन चलने के बाद भी वो सिर्फ पहाड़ के बीच तक ही पहुंच पाई थी। पूरी सुबह की ये यात्रा उसके शरीर को बुरी तरह थका चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस पहाड़ की मिट्टी में आखिर गड़बड़ क्या है। देखने में तो वो बिल्कुल सामान्य मिट्टी जैसी ही थी, लेकिन जैसे ही वो उस पर पैर रखती, उसे अजीब सा चिपचिपापन महसूस होता। ऐसा लगता जैसे उसके पैर जमीन में धंस रहे हों। हर एक कदम के साथ उसकी ताकत जैसे खींची जा रही थी। मुझे लगता है मुझे थोड़ा आराम करना पड़ेगा, निया ने धीरे से बड़बड़ाया और फुर्ती से एक पेड़ पर चढ़ गई। सिर्फ आधा दिन हुआ था और उसे पहले ही लगने लगा था कि ये ओमकार शिखर कुछ ज्यादा ही अजीब है। पेड़ के तने से टिककर निया ने आंखें बंद कर लीं। अचानक पानी के बहने की आवाज उसके कानों में गूंज उठी। उस आवाज के साथ ही उसे एक मासूम बच्चा जैसा रोने की आवाज भी सुनाई दी। निया ने तुरंत आंखें खोलीं और आवाज की दिशा में ध्यान लगाया। घने जंगल के पीछे एक हरा-भरा झील उसके सामने उभर आया। उस साफ झील के बीचों बीच एक छोटा सा नीला सा कुछ बेतहाशा छटपटा रहा था। निया बिना एक सेकंड गवाए झील में कूद पड़ी। तेजी से तैरते हुए वो झील के बीच पहुंची और उस छोटे से जीव को अपनी बाहों में लपेट लिया, जो लगातार पानी उछाल रहा था। फिर वो पूरी ताकत से तैरकर किनारे की तरफ लौट आई। किनारे पर पहुंचते ही निया ने उस छोटे से जीव को गौर से देखा और उसके चेहरे पर हैरानी साफ झलक उठी। वो एक छोटा सा गोलमटोल गोला था, जिसके पूरे शरीर पर हल्के गुलाबी नीले रंग का फर था। उसका शरीर पूरी तरह गोल था, कोई हाथ पैर नहीं, बस एक जोड़ी हल्की नीली आंखें जो सीधे निया को देख रही थीं। उसके छोटे से मुंह से एक कंफ्यूज आवाज निकली, बी बी बी। वो गोलू सा फुटबॉल अपनी आंखें झपकाता हुआ निया को देख रहा था, जैसे समझ ही नहीं पा रहा हो कि अभी हुआ क्या है। निया भी उसे देखकर दंग रह गई। अपने पिछले जन्म की कसम खाकर भी वो कह सकती थी, उसने इससे ज्यादा गोल कोई जीव कभी नहीं देखा था। मैंने ऐसा जीव पहले कभी नहीं देखा। जालिम, ये तूफानी द्वीप का कोई जीव है क्या? निया ने उसकी गोल बॉडी को उंगली से हल्का सा छेड़ा और अपनी जादुई अंगूठी से एक साफ चोगा निकालकर खुद को और उस छोटे से फरबॉल को सुखाने लगी। जैसे ही वो सूखा, उसका फर फूलकर और भी ज्यादा मुलायम और गोल हो गया। पहले वो बस 2 मुट्ठी जितना था, लेकिन अब सूखने के बाद वो लगभग इंसान के सिर जितना बड़ा लग रहा था। नहीं, जालिम ने तुरंत उसके अंदाजे को खारिज कर दिया। नहीं। निया ने उस प्यारे से जीव को फिर से देखा। सच कहें तो उसे क्यूट चीजें बहुत पसंद थीं, और ये छोटा सा फुटबॉल तो हद से ज्यादा प्यारा था। शायद उसे भी निया का साथ अच्छा लग रहा था। वो उसके हाथों में लौटने लगा, आंखें बंद करके आराम से आवाजें निकालने लगा, बी बी बी, बी बी बी। काफी प्यारा है। निया हल्का सा मुस्कुराई और उसके फर को धीरे धीरे सहलाने लगी। उस छोटे से जीव ने और भी सुकून भरी आवाजें निकालनी शुरू कर दीं। मैंने ऐसा जीव कभी नहीं देखा। जालिम भी थोड़ा कंफ्यूज था। तुमने भी नहीं देखा? निया सच में हैरान हो गई। जालिम, जो अनगिनत सालों से जिंदा एक उच्च स्तर का देव था, अगर वो भी इस जीव को नहीं पहचान पा रहा, तो इसका मतलब साफ था, ये कोई साधारण चीज नहीं है। हाँ, लेकिन मैं इस छोटे से जीव में कोई शक्ति महसूस नहीं कर पा रहा। ये खतरनाक नहीं होना चाहिए।
निया जब इसे बचाने के लिए पानी में कूदी थी, उसी समय जालिम ने इसका जायजा ले लिया था। निया ने उस गोलमटोल जीव को अपनी बाहों में थोड़ा और कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही चीज थी, जिज्ञासा। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यही छोटा सा मासूम दिखने वाला जीव आगे चलकर ऐसा राज खोलने वाला है जो पूरे ओमकार शिखर को हिला देगा। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 609। अरे तू तो उस अघोरा से भी ज्यादा नखरे दिखाता है। निया को बिल्कुल नहीं लगा कि ऐसा छोटा सा बिना हाथ पैर वाला फरबॉल कोई खतरा हो सकता है। उसने उस छोटे से जीव को उठाया और उसकी बड़ी हल्की नीली आंखों में देखा। छोटे, तेरे जैसे शरीर के साथ पानी में मत घुसाकर, घर चला जा। ये कहकर निया ने उसे धीरे से जमीन पर रख दिया। भले ही वो फरबॉल बहुत प्यारा था, लेकिन निया अपने इस सफर का मकसद नहीं भूली थी। एलिमेंटल आत्माओं से लड़ाई में ऐसे नाजुक जीव को साथ ले जाना। वो इतनी बेपरवाह नहीं थी। लेकिन जैसे ही उसे जमीन पर रखा गया, वो जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो अपने गोल गोल शरीर को उछालते हुए निया के पैरों के पास घूमने लगा। कभी कभी उसके पिंडली से लिपट जाता। निया एकदम चुप रह गई। ये छोटा सा जीव क्या सच में उससे चिपकने का प्लान बना चुका था? बेबस होकर निया नीचे बैठ गई और अपनी उंगलियों से उसे हल्के हल्के सहलाने लगी। जैसे ही उसने उसे छुआ, वो फरबॉल फिर से आराम से हिलने लगा, जैसे उसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई हो। अरे तू तो उस अघोरा से भी ज्यादा नखरे दिखाता है। निया हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसके चेहरे पर थोड़ी चिंता भी साफ थी। अगर हालात अलग होते तो शायद वो इस चिपकू छोटे से जीव को अपने साथ ले जाती। लेकिन अभी उसे एलिमेंटल आत्माओं के हाथ से वो अजीब आग हासिल करनी थी। आगे कितना खतरा है, इसका कोई अंदाजा नहीं था। अपनी जान बचाने के लिए ही उसे जालिम पर भरोसा करना पड़ रहा था। तो वो इस छोटे से झंझट को कैसे साथ ले जा सकती थी? बी छोटा फरबॉल उसकी परेशानी बिल्कुल नहीं समझ रहा था। वो जमीन पर आराम से बैठा, अपना नरम शरीर निया के हाथ से सटाकर मजे ले रहा था। निया हंसे या रोए, उसे खुद समझ नहीं आ रहा था। वो उठकर आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वो खड़ी हुई, फरबॉल ने घबराई हुई आवाज निकाली, बी। उसका छोटा सा गोल शरीर जमीन पर गेंद की तरह उछलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे छोड़कर जाने नहीं देना चाहता। अब तो हालत ये हो गई थी कि निया ठीक से कदम भी नहीं बढ़ा पा रही थी। इतने में काफी देर से चुप बैठा जटायु आखिर फट पड़ा। सीधे निकल जा, इसे इग्नोर कर, बस बहुत हो गया। ये सब अजीब अजीब चीजें आखिर आ कहाँ से रही हैं? हर कोई उसके प्रमुख के सामने खुद को दिखाने में लगा है। क्या ये सब उसे मरा हुआ समझ बैठे हैं? वो निया का असली प्यारा साथी है। अरे बेशर्मो, दूर रहो मेरे प्रमुख से। अगर इस सफर का मकसद इतना गंभीर ना होता तो जटायु कब का बाहर आकर इस मोटू फरबॉल को आग में भून चुका होता। फिर देखते, बिना बालों वाला ये गोल मांस का गोला कितना क्यूट लगता। निया ने मजबूरी में जटायु की बात मान ली। उसने खुद को संभाला, उस छोटे फरबॉल की मासूम हरकतों को नजरअंदाज किया और बिना पीछे देखे आगे बढ़ गई। बी खुद को छोड़ा हुआ महसूस करते हुए वो छोटा सा फरबॉल अपनी पूरी ताकत से उछलता कूदता निया के पीछे आने लगा। उसकी आवाज अब और भी ज्यादा दुखी हो गई थी, जैसे कोई छोटा सा पालतू अपने मालिक से बिछड़ गया हो। निया का दिल अंदर से टूटने लगा। अचानक उसकी आवाज रुक गई। निया ने झट से पीछे मुड़कर देखा। वो छोटा सा फरबॉल उसकी तरफ उछलते हुए एक सख्त पत्थर से टकरा गया था। अब वो जमीन पर लुढ़क रहा था।
दर्द से कांप रहा था। उसकी बड़ी नीली आंखों में आंसू भर आए थे, जो बिल्कुल साफ और चमकदार थे। निया रुक गई। फरबॉल ने दर्द सहते हुए बड़ी मुश्किल से अपना सिर उठाया और आंसुओं से भरी आंखों से निया की तरफ देखा। बस उस एक नजर ने निया की सारी समझदारी, सारी तर्क, सब कुछ तोड़ दिया। और उसे अभी तक ये बिल्कुल एहसास नहीं था कि जिस छोटे से मासूम को वो अब उठाने वाली है, वहीं आगे चलकर उसके इस पूरे मिशन की किस्मत बदलने वाला है। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 610। चुपचाप रहो और आवाज मत करना। जालिम, क्या मैं इसे कुछ समय के लिए अपने साथ रख सकती हूं? निया का दिल जैसे अंदर से दब गया था। उन पानी से भरी मासूम आंखों को देखकर उसके अंदर एक अजीब सा गिल्ट उठ रहा था। भगवान जाने, ये उसकी पहली बार थी जब वो इस छोटे से फरबॉल से मिली थी। हाँ, जालिम समझ चुका था कि निया इस छोटे से जीव को अकेला छोड़ ही नहीं सकती। जालिम ने तो हाँ कह दी, लेकिन जटायु, नहीं, ये छोटा मोटू हमारे साथ क्यों आएगा? जटायु तो पागल होने ही वाला था। उसकी प्रमुख की ये आदत आखिर कब बदलेगी, हर क्यूट चीज को उठा लेना। लेकिन जटायु की ये शिकायत सीधा नजरअंदाज कर दी गई। निया ने हाथ बढ़ाया और उस छोटे फरबॉल को फिर से अपनी बाहों में उठा लिया। जैसे ही वो फिर से उसकी गर्म बाहों में आया, वो छोटा फरबॉल तुरंत जोश में आ गया। बी बी बी, वो लगातार आवाज निकालता हुआ निया से चिपक गया और उसके हाथों से अपना शरीर रगड़ने लगा। निया ने ज्यादा नहीं सोचा। एक और झंझट साथ होने से उसे खास फर्क नहीं पड़ता था। अगर सच में एलिमेंटल आत्माओं से बात नहीं बनी, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? वो भाग जाएगी। सबसे बुरे हालात के लिए खुद को तैयार करके निया आगे बढ़ती रही। रास्ते भर वो छोटा फरबॉल बच्चे की तरह नखरे करता रहा। निया को बार बार उसे सहलाना पड़ रहा था ताकि वो शांत हो जाए। शायद इसी वजह से निया का ध्यान बंटा रहा और उसे महसूस हुआ कि उसके पैरों के नीचे की मिट्टी अब पहले जैसी चिपचिपी नहीं लग रही थी। उसकी चाल भी पहले से तेज हो गई थी। शाम ढलते ढलते आखिरकार उसे वो किंवदंती वाली गुफा मिल ही गई। घने जंगल को पार करते ही उसके सामने एक गहरी काली गुफा थी। इतनी अंधेरी कि अंदर क्या है कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन गुफा के आसपास हवा में तैरती हुई एक जबरदस्त अग्नि आत्मा की आभा साफ महसूस हो रही थी। सिर्फ एक सांस लेने पर ही उसे अपने सीने में गर्माहट का बहाव महसूस हो रहा था। छोटे, अब तुझे समझदार बनना होगा। आगे हमें कई एलिमेंटल आत्माओं से मिलना है। कोई शरारत मत करना। निया ने अपनी बाहों में उसे हल्के से थपथपाया। अब उसे 5 एलिमेंटल आत्माओं का सामना करना था, इसलिए उसे अपनी पूरी 120% ध्यान देना था। छोटे फरबॉल ने आंखें झपकाईं। पहले निया की तरफ देखा, फिर सामने की गुफा की तरफ, और तभी अचानक वो बिना किसी चेतावनी के निया की बाहों से कूद गया। उसका छोटा गोल शरीर उछलता हुआ सीधे गुफा की तरफ बढ़ने लगा। फिर निया पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। अभी तो उसने उसे मना किया था और ये खुद ही खतरे के मुंह में जा रहा था। उस छोटे से शरीर के साथ अगर वो किसी एलिमेंटल आत्मा के हाथ लग गया तो उसका बचना नामुमकिन था। निया तुरंत उसकी तरफ दौड़ी। जो फरबॉल खुशी खुशी उछल रहा था, उसे निया ने झट से पकड़ लिया और वापस अपनी बाहों में खींच लिया। बस करो। निया की आंखों में हल्की नमी आ गई थी। उसे अब पछतावा होने लगा था कि उसने इसे साथ क्यों लाया। बी बी बी। फरबॉल को तो जैसे कुछ समझ ही नहीं आया।
वो बस अपनी मासूम आंखों से निया को देखता रहा। चुपचाप रहो और आवाज मत करना। निया ने उसका सिर सहलाया और मन ही मन आह भरी। क्यूट चीजों को पसंद करना सच में एक बीमारी है। उसे ये आदत छोड़नी पड़ेगी। लेकिन बी फरबॉल ने उसकी बात पूरी तरह नजरअंदाज कर दी। न सिर्फ वो चुप नहीं हुआ, बल्कि और भी जोर जोर से खुश होकर आवाज निकालने लगा। उसकी आवाज पूरे ओंकार शिखर में गूंज गई। निया का दिल एकदम से नीचे गिर गया। इतनी तेज आवाज के बाद, चाहे एलिमेंटल आत्माओं की सुनने की ताकत कितनी भी कम क्यों ना हो, अब उनका ध्यान इधर आना तय था। और शायद अगले ही पल इस काली गुफा के अंदर से कुछ ऐसा बाहर आने वाला था जो निया की अब तक की सारी तैयारियों को बेकार कर सकता था। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 611। ये एलिमेंटल आत्माएं है। अचानक उस काली गुफा के अंदर से एक के बाद एक अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। निया का दिल जोर से धड़क उठा। उसने तुरंत उस छोटे फरबॉल को कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया और अपना हाथ उसके लगातार बोलते मुंह पर रख दिया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी आवाज पहले ही पूरी गुफा में फैल चुकी थी। अब उसे वापस लेना नामुमकिन था। अंधेरी गुफा के अंदर कुछ हल्की हल्की रोशनी चमकने लगी। धीरे धीरे 4 चमकती हुई आकृतियां गुफा के अंदर से बाहर निकलने लगीं। जैसे ही निया ने उन चारों को साफ देखा, उसकी सांसें जैसे रुक गईं। वो इंसान नहीं थे। हालांकि उनका आकार इंसानों जैसा ही था, लेकिन असल में वो पूरी तरह अलग थे। उनके शरीर त्वचा और हड्डियों से नहीं बने थे, बल्कि शुद्ध एलिमेंट की शक्ति से बने हुए थे। उनके अंदर पारदर्शी तत्वों की चमक दौड़ रही थी, जैसे वो खुद ही ऊर्जा का रूप हों। निया एकदम समझ गई। ये एलिमेंटल आत्माएं थीं। सिर्फ उनके सामने खड़े होने से ही निया को 4 अलग अलग तत्वों की आभा साफ महसूस हो रही थी। बिजली आत्मा के शरीर में सुनहरी बिजली लहर रही थी। बर्फ आत्मा नीले बर्फीले कुहासे में लिपटी हुई थी। लकड़ी आत्मा हरे भरे प्रकाश की धाराओं से बनी थी। और धरती आत्मा के अंदर भूरी चमक झिलमिला रही थी। निया ने पहले भी एलिमेंटल आत्माओं के बारे में कई कहानियां सुनी थीं, लेकिन जो नज़ारा उसकी आंखों के सामने था, वो उन सभी कहानियों से कहीं ज्यादा भव्य था। ये प्रकृति की सबसे अद्भुत रचना थी। इनके शरीर पूरी तरह जीवित तत्वों से बने थे, और हर पल उनमें से तत्वों की चमक फूट रही थी। चारों आत्माएं साथ साथ आगे बढ़ी, और उनके तत्वों की शक्ति हवा में मिलकर ऐसा दबाव बना रही थी, जैसे वो किसी भी चीज को पल भर में चीर सकती हों। निया ने अपनी सांस रोक ली और तुरंत अपने और फरबॉल के शरीर को अपनी चादर में ढक लिया। तभी एक दूर से आती हुई आवाज गूंजी, जैसे किसी दूसरे लोक से आ रही हो। चारों में से किसी ने मुंह नहीं खोला। फिर भी आवाज सीधे निया के कानों में पहुंची। जो बौने हमारी नींद में खलल डालते हैं, वो दूर चले जाए। निया का दिमाग तेजी से काम करने लगा। मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। मैं तो बस गलती से इस पहाड़ में आ गई। आप लोग कौन हैं? उसने जानबूझकर अनजान बनने का नाटक किया। सालिम के अनुसार एलिमेंटल आत्माएं दुनियादारी के तर्क नहीं समझती। उनका सोच सीधा और सरल होता है। अगर वो सीधे उनकी पहचान बता देती, तो वो सतर्क हो जाते। इसलिए अनजान बनना ही बेहतर था। और सच में
उसकी चाल काम कर गई। तुम हमारी पहचान नहीं जानती? एलिमेंटल आत्माओं की आवाज में हल्की हैरानी थी। उन्होंने निया को एक भटकी हुई बौनी समझ लिया था, जो गलती से ओमकार शिखर में घुस आई थी। हाँ, निया ने अपना नाटक जारी रखा। तो फिर तुम्हें यहां से जाना होगा। ये हमारी जगह है। सीधा, सपाट जवाब, बिल्कुल बिना किसी घुमाव के। निया के पास अब कुछ करने का मौका ही नहीं बचा था। उसने दांत खींच लिए और मन ही मन जालिम से पूछा, क्या हम बल इस्तेमाल कर सकते हैं? ये एलिमेंटल आत्माएं भले ही सरल थीं, लेकिन इनका इनकार भी उतना ही सीधा और पक्का था। ऐसे में उन्हें बेवकूफ बनाना लगभग नामुमकिन था। उसे पता था, वो अनोखी दैविक आग इसी गुफा में है, लेकिन वो उसे छू भी नहीं पा रही थी। ये एहसास बेहद घुटन भरा था। हाँ, ये वयस्क एलिमेंटल आत्माएं नहीं हैं। जालिम ने तुरंत जवाब दिया। वयस्क नहीं? निया चौंक गई। उनकी ऊंचाई और आकार तो किसी बड़े इंसान जितना था, और फिर भी ये वयस्क नहीं थे। जालिम की अगली बात ने तो उसे अंदर तक हिला दिया। वयस्क एलिमेंटल आत्माएं इनसे 10 गुना बड़ी होती हैं। निया की आंखें फैल गईं। उसके सामने खड़ी ये 4 शक्तियां ही इतनी डरावनी थीं। तो अगर असली, पूर्ण विकसित एलिमेंटल आत्माएं सामने आ गईं, तो क्या वो एक पल भी टिक पाएगी? या फिर अगले ही क्षण ये पूरा ओमकार शिखर उसके लिए मौत का मैदान बन जाएगा? आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी। और पसंद आए तो स्टिकर ज़रूर भेजना। चैप्टर 612 बेवकूफ, बेवकूफ, मूर्ख, अधीर, तुमने मुझ पर हमला करने की हिम्मत कैसे की? कैसे की? 10 गुना। निया उस संख्या को सुनकर अंदर तक हिल गई। लेकिन जब जालिम ने कहा कि वो बल का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो निया को पूरा भरोसा था। जालिम के पास इससे निपटने का तरीका जरूर होगा। बस फिर क्या था? इजाजत मिलते ही निया का हौसला अचानक कई गुना बढ़ गया। उसने ऐसा दिखाया जैसे वो मुड़कर वापस जा रही हो। लेकिन असल में उसने अपनी जादुई अंगूठी से एक महामहिम स्पीड पोशन निकाला और बिना एक पल गवाए उसे पी गई। अगले ही सेकंड उसका शरीर तूफान की तरह आगे बढ़ा, इतनी तेज कि वो बिजली की रफ्तार से गुफा के दरवाजे की ओर झपट पड़ी। निया की इस हरकत ने चारों एलिमेंटल आत्माओं को तुरंत भड़का दिया। मूर्ख बॉनी, तुम अपनी मौत खुद बुला रही हो। वही दूर से आती आवाज फिर गूंजी, और इस बार उसमें गुस्सा साफ झलक रहा था। चेतावनी के साथ ही चारों एलिमेंटल आत्माओं ने एक साथ हमला कर दिया। अचानक मौसम बदल गया। साफ आसमान में काले बादल छा गए। आकाश से बिजली कड़कने लगी। हवा में मौजूद पानी जैसे जम गया, इतनी ठंड की हड्डियां तक कांप जाए। और निया के पैरों के नीचे की जमीन जोर जोर से कांपने लगी। चारों तत्वों की ये विस्फोटक ताकत सीधे सीधे एक बुरा सपना थी। लेकिन निया के पास डरने का वक्त नहीं था। उसका बस एक ही लक्ष्य था, किसी भी हालत में गुफा तक पहुंचना। उसे वो दैविक आग हर हाल में चाहिए थी। चारों आदिम शक्तियां मानो विशाल लहरों की तरह उस पर टूट पड़ी। उसी वक्त जालिम ने निया की दिव्य सीमा को और मजबूत कर दिया। बिजलियां उस बैरियर पर गिरने लगीं। धड़ाम, धड़ाम, इतनी तेज आवाज कि निया के कानों में दर्द होने लगा। अचानक उसके पैरों के नीचे की जमीन फट गई। एक विशाल दरार बन गई। निया ने फुर्ती से छलांग लगाई और मुश्किल से खुद को बचाया। लेकिन अगले ही पल चारों तरफ से बर्फ की अनगिनत धारदार तलवारें उसकी ओर आने लगी और जमीन से उगती बेलें जहरीले सांपों की तरह उसके पैरों से लिपट गई। एक पल में निया पूरी तरह रुक गई।
अब वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। अगर जालिम का बैरियर नहीं होता तो शायद वो एक सेकंड भी जिंदा नहीं रहती। तभी अचानक उसके हाथों में मौजूद छोटा फरबॉल जोर जोर से तड़पने लगा और अगले ही पल वो उसकी बाहों से छूटकर बाहर कूद गया। रुको! निया का दिल जैसे रुक गया। इतनी खतरनाक हालत में भी ये छोटा सा साथी चैन से नहीं बैठ सकता था। उसी वक्त एक बिजली सीधे उस छोटे फरबॉल की तरफ गिरने वाली थी। निया की धड़कन जैसे थम गई, लेकिन जो अगले ही पल हुआ उसने उसे पूरी तरह स्तब्ध कर दिया। वो छोटा सा फरबॉल अचानक हवा में नीली रोशनी से चमकने लगा और उस रोशनी के अंदर अनगिनत पानी की लहरें प्रकट हो गई। अगले ही सेकंड आसमान से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, इतनी तेज कि चारों एलिमेंटल आत्माएं पल भर में भीग गईं। बेवकूफ, बेवकूफ, मूर्ख, अधीर, तुमने मुझ पर हमला करने की हिम्मत कैसे की? कैसे की? नीली रोशनी के अंदर से गुस्से से भरी आवाज गूंजी। निया की आंखें फैल गईं। वो छोटा फरबॉल धीरे धीरे बड़ा होने लगा। पानी और रोशनी उसके शरीर के चारों तरफ लिपटने लगी और देखते ही देखते उसका शरीर फैलकर एक नए रूप में बदल गया। अचानक निया के सामने एक और एलिमेंटल आत्मा खड़ी थी। चारों आक्रामक आत्माएं उसे देखते ही एकदम शांत हो गई। बिजली रुक गई, बर्फ पिघल गई, धरती शांत हो गई, सब कुछ एकदम ठहर गया। निया बस खड़ी रह गई, पूरी तरह अवाक। उसका प्यारा सा छोटा फरबॉल आखिर कहाँ गया? और ये नया साथी जो बिल्कुल उन चारों एलिमेंटल आत्माओं जैसा दिख रहा था, ये आखिर आया कहाँ से? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये नया एलिमेंटल आत्मा निया का साथ देगा या फिर अगले ही पल उसकी किस्मत का फैसला करने वाला असली प्रमुख बनकर सामने आएगा? आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 613। ये मेरी है, तुम में से कोई भी इसे तंग नहीं करेगा। निया पूरी तरह से चुप हो गई थी। उसके पास बोलने के लिए शब्द ही नहीं बचे थे। उसकी नजर सामने हो रही मूसलाधार बारिश पर थी और उस गुस्सैल जल एलिमेंटल आत्मा पर। उसे सच में लग रहा था, क्या ये सपना है? छोटा फुटबॉल, एलिमेंटल आत्मा, ये सच नहीं हो सकता। तेज बारिश के नीचे बाकी 4 एलिमेंटल आत्माओं ने बेचैनी भरी गर्जना की। कुछ ही पलों में वो चारों एलिमेंटल आत्माएं बारिश में धुंध बनकर घुल गईं। बी 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 बी। अगले ही सेकंड 4 अलग अलग रंग के छोटे छोटे फुटबॉल बारिश में उछलते कूदते दिखाई दिए, जैसे अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हों। निया का दिमाग जैसे बंद हो गया। वो तो लगभग बेहोश होने वाली थी। ये मेरी है, जल एलिमेंटल आत्मा ने गुस्से में निया की तरफ इशारा करते हुए अपने बाकी साथियों पर दहाड़ा। तुम में से कोई भी इसे तंग नहीं करेगा। बी बी बी। बाकी चारों छोटे फुटबॉल तुरंत आज्ञाकारी बच्चों की तरह अपने गीले गोल शरीर हिलाने लगे। निया फिर से चुप। कब से? मैं इसकी हो गई। जब उसे मनपसंद जवाब मिल गया तो जल एलिमेंटल आत्मा ने बारिश रोक दी। भारी बारिश के बाद जो 4 एलिमेंटल आत्माएं पहले रौबदार और खतरनाक लग रही थीं, अब वही चारों छोटे छोटे भीगे हुए फुटबॉल बन चुके थे। पहुंचो। अपने साथियों को पीटने के बाद जल एलिमेंटल आत्मा धीरे धीरे निया के पास आकर मंडराने लगी। उसने अपने शरीर से टपकती साफ पानी की बूंदों को हिलाया और मासूम सी नजरों से निया को देखने लगी। निया के चेहरे पर अजीब सा भाव था, लेकिन उसने फिर भी अपना क्लोक निकाला और सामने तैर रहे उस पारदर्शी शरीर को धीरे धीरे पोंछने लगी। जैसे ही वो उसे पोंछ रही थी, जल एलिमेंटल आत्मा ने आराम से अपनी आंखें बंद कर लीं।
चेहरे पर पूरा सुकून साफ झलक रहा था। धड़ाम! अचानक वो फिर से एक ताकतवर और रौबदार एलिमेंटल आत्मा से बदलकर एक छोटा सा मुलायम फुटबॉल बन गई और सीधे निया की गोद में कूद गई। बिल्कुल लाडले बच्चे की तरह उससे चिपककर रगड़ने लगी। बाकी चारों फुटबॉल ये सब देखकर बड़ी बड़ी आंखों से झपकते रह गए। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, अपने छोटे गोल शरीर मरोड़े। काफी देर हिचकिचाने के बाद धीरे धीरे वो भी निया की तरफ उछलते हुए बढ़े। जब निया को होश आया, उसने देखा उसके सामने एक लाइन में 4 भीगे हुए फुटबॉल खड़े थे। हर एक की आंखें बड़ी बड़ी, पानी से भरी हुई, और सब उसे उम्मीद भरी नजरों से देख रहे थे। निया के होंठ हल्के से फड़के। तुम लोग भी पहुंचवाना चाहते हो? उसने खुद भी कभी नहीं सोचा था कि एलिमेंटल आत्माओं को संभालने के उसके सारे प्लान्स में ऐसा सीन भी होगा। बी। चारों फुटबॉल तुरंत उछल पड़े। निया फिर से चुप। उसे अब लगने लगा था शायद वो इनकी भाषा समझने लगी है। जल एलिमेंटल वाले फुटबॉल को सुखाने के बाद निया ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और सुनहरे फुटबॉल की तरफ इशारा किया, जो बिजली एलिमेंटल आत्मा से बना था। वो बिना किसी झिझक के अपनी इज्जत छोड़कर सीधे निया के हाथों में कूद गया और मजे से उसकी सर्विस लेने लगा। बी। नीला फुटबॉल, जो पहले ही सूख चुका था, अपने मुलायम बाल झटकते हुए बाकी दोस्तों को देख रहा था। बर्फ वाला फुटबॉल हल्का नीला था, पृथ्वी वाला भूरा और लकड़ी वाला हरा। रंग देखकर उनकी पहचान करना बहुत आसान था। निया अब पूरी तरह कंफ्यूज हो चुकी थी। जो एलिमेंटल आत्माएं कुछ ही पल पहले उसे टुकड़े टुकड़े करने पर तुली हुई थीं, अब वही लाइन लगाकर उससे पहुंचवाने आ रही थीं। उनके चेहरे पर जो सुकून था, उसे देखकर निया को समझ नहीं आ रहा था वो पागल हो गई है या फिर ये दुनिया ही पागल हो चुकी है। और तभी निया की नजर उन 5 फुटबॉल पर टिकी। उसके दिल में एक अजीब सा शक उठा। क्या ये मासूम दिखने वाले फुटबॉल आगे चलकर उसकी किस्मत ही बदलने वाले हैं? आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। चैप्टर 614। हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। सूखने के बाद पानी की आत्मा जल्दी ही अपने इंसानी रूप में वापस आ गई। डर मत, मैं हूं यहां। ये लोग तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे। पानी की आत्मा निया को देखकर जैसे थोड़ा ज्यादा ही लगाव महसूस कर रही थी और उसे डर था कि उसके साथियों की हरकतें कहीं उस बौने को भगा न दें जो उसे साफ कर रहा था। निया बिना किसी भाव के पानी की आत्मा को देखती रही। सच कहें तो इन आत्माओं का चेहरा इंसानों जैसा बिल्कुल नहीं था। बस 2 बड़ी बड़ी साफ चमकती आंखें, न नाक न मुंह। निया समझ ही नहीं पा रही थी कि इनकी आवाज आखिर आती कहां से है। हम आत्माएं हैं, तत्वात्माएं। हम अच्छे हैं। हम किसी भी जीव को बिना वजह नुकसान नहीं पहुंचाते। पानी की आत्मा ने घबराकर निया की तरफ देखा। वो बौना अभी तक तो मुस्कुरा रहा था, फिर अचानक इतना ठंडा चेहरा क्यों? निया चुप रही। ये जीवों को नुकसान नहीं पहुंचाते? तो फिर अभी क्या हो रहा था? ड्रैगन देव तक को इन्होंने बुरी तरह जख्मी कर दिया था। तत्वात्माएं। हाँ, निया ने अपने मन को संभालने की कोशिश की और धीरे धीरे खुद को शांत किया। हाँ, हम प्रकृति के बच्चे हैं। हमें शांति पसंद है। पानी की आत्मा ने राहत की सांस ली जैसे ही निया ने जवाब दिया, शांति पसंद है। निया के दिल में हल्की सी झटके जैसी भावना उठी। अभी कुछ देर पहले यही 4 आत्माएं बिना किसी दया के हमला कर रही थीं। अगर जालिम का बनाया हुआ बंधन ना होता तो शायद वो अब तक मर चुकी होती। 4 छोटे छोटे रोएदार गोले फुटबॉल
निया की गोद में लिपटे हुए थे, प्यार मांग रहे थे, गले लगने की कोशिश कर रहे थे। उनमें जरा भी मारने का इरादा नहीं दिख रहा था। पानी की आत्मा पूरी कोशिश कर रही थी कि निया को सब समझा सके। उसकी बातों से निया को पता चला कि ये पांचों आत्माएं असल में अभी बच्चे ही हैं। तत्व आत्माओं की दुनिया में जो आत्मा 1,00,000 साल तक विकसित न हो, उसे वयस्क नहीं माना जाता। यानी ये सब अभी छोटे बच्चे हैं। असल में हम बौनों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। देखो, हमने खुद को ऐसा बना लिया है ताकि बौने हमारे असली रूप से डर न जाए। पानी की आत्मा ने अपने साथियों की तरफ इशारा किया। ये आत्माएं ओमकार शिखर की गुफा की रखवाली करती थीं। शुरू में इनका बौनों से कोई झगड़ा नहीं था, लेकिन जो भी बौना उनकी घर यानी गुफा में घुसने की कोशिश करता, ये उस पर हमला कर देती थीं। शुरुआत में इन पांचों के मन में बौनों के लिए कोई बुरा इरादा नहीं था। उनकी दुनिया में बस वो 5 ही थे। बच्चों जैसी जिज्ञासा के कारण वो बौनों को देखकर बहुत उत्सुक होते थे, लेकिन जैसे ही बौने उनके असली रूप को देखते, डर के मारे भाग जाते। इसलिए उन्होंने सोचा कि वो छोटे छोटे फरबॉल बनकर पहाड़ों में घूमेंगे, ताकि अगर कोई बौना उन्हें देखे तो डरकर भागे नहीं। बौनों को समझने और उनसे दोस्ती करने की चाह में ये आत्माएं उनके करीब जाना चाहती थीं। लेकिन जैसे ही उन्हें लगा कि बौने उनके घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, उनका मन अस्थिर हो गया। और फिर धमाके पर धमाके, एक के बाद एक बौनों को उड़ा दिया गया, जिसकी वजह से ओमकार शिखर की तत्व आत्माओं के बारे में डरावनी और खतरनाक कहानियां फैल गईं। जबकि असलियत ये थी कि वो सिर्फ अपने घर की रक्षा कर रही थीं। इसलिए हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। निया चुप खड़ी थी। उसकी आंखों में सोच की गहराई उतरती जा रही थी, लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि इन मासूम दिखने वाली आत्माओं के पीछे एक ऐसा राज छुपा है जो आने वाले वक्त में उसकी किस्मत ही बदल देगा। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 615 रक्षक के सामने चोरी। तुम लोग इस गुफा में क्यों रह रहे हो? निया ने शक भरी नजरों से जल तत्व की आत्मा की तरफ देखा। अभी जो उसने बताया था, उसके हिसाब से तो एलिमेंटल आत्माएं आमतौर पर एक साथ नहीं रहती। हर किसी का अपना इलाका होता है, लेकिन यहाँ ओमकार शिखर पर पांचों एक साथ थे। आग की वजह से जल तत्व की आत्मा ने तुरंत जवाब दिया। आग? निया का दिल एक पल को जोर से धड़क उठा। मेरे साथ आओ। जल तत्व की आत्मा मुड़ी और अंधेरी गुफा के अंदर चली गई। निया भी उसके पीछे पीछे चल दी, और उसके पीछे 4 गोल गोल फूल जैसे जीव उछलते कूदते चले आ रहे थे। गुफा के अंदर घुप अंधेरा था, इतना कि नीचे कितना गहरा है कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। निया बस जल तत्व की आत्मा की आभा को महसूस करते हुए आगे बढ़ रही थी। कितना समय बीत गया उसे खुद नहीं पता। अचानक अंधेरे के बीच एक छोटी सी लौ जल उठी। वो लौ बहुत ही छोटी थी, बस हथेली जितनी, लेकिन वो हवा में तैर रही थी, बिना किसी सहारे के खुद ब खुद जल रही थी। अजीब आग। निया ने अनजाने में अपनी सांस रोक ली। क्या यही वो चीज नहीं थी जिसके लिए वो यहाँ आई थी? उसकी नजर उस लौ पर टिक गई। अब उसके लिए शांत रह पाना लगभग नामुमकिन था। लेकिन तभी बी 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 4 छोटे छोटे फूल जैसे जीव उस लौ के चारों तरफ उछल कूद करने लगे, जैसे वो उनकी सबसे प्यारी चीज हो। भले ही अब एलिमेंटल आत्माएं निया से दुश्मनी नहीं रखती थीं,
लेकिन अगर उसने इस आग को चुराने की जरा सी भी कोशिश की तो सिर्फ बाकी 4 ही नहीं बल्कि जल तत्व की आत्मा भी उसे वहीं खत्म कर सकती थी। 5 के सामने से ये आग चुराना आसान नहीं था। यही असली परीक्षा थी निया की ताकत और दिमाग की। यही है, हमें इसकी रक्षा करनी है। जल तत्व की आत्मा ने उस जलती हुई लौ की तरफ इशारा करते हुए कहा। इसकी रक्षा। निया ने जानबूझकर अनजान बनने का नाटक किया। हाँ, जल तत्व की आत्मा ने पूरे यकीन से सिर हिलाया। निया ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, ये हवा में क्यों जल रही है? अगर तुम्हें आग चाहिए तो मेरे पास बहुत सारी चकमक पत्थर हैं। दूं क्या? उसका चेहरा इतना भोला था जैसे उसे सच में कुछ पता ही न हो कि ये कोई साधारण आग नहीं है। जल तत्व की आत्मा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं और सिर टेढ़ा करके निया को देखने लगी। हमें आग की कमी नहीं है, हमें बस इसकी रक्षा करनी है। उसका अंदाज बिल्कुल सीधा साधा था। उधर निया का दिमाग तेजी से चल रहा था। कैसे इस अनोखी आग को चुराया जाए? तभी सही वक्त पर जालिम की आवाज उसके दिमाग में गूंज उठी। मल्टी एलिमेंट कढ़ाई। क्या? निया ने मन ही मन पूछा। बस उस आग को छूने भर की देर है। तुम मल्टी एलिमेंट कढ़ाई का इस्तेमाल करके इसे चुपचाप अपने अंदर खींच सकती हो। जालिम निया के स्वभाव को बहुत अच्छे से जानता था और ये भी कि उसके दिमाग में अभी क्या चल रहा है। 5 एलिमेंटल आत्माओं के सामने से आग चुराना नामुमकिन था, लेकिन अगर आग खुद ही गायब हो जाए तो इन मासूम आत्माओं को शायद कभी शक भी न हो कि ये सब निया की करतूत है। प्लान बन चुका था। निया ने तुरंत एक्शन लेने का फैसला किया। तुम लोग इसकी रक्षा क्यों कर रहे हो? उसने बातों में उलझाते हुए पूछा और धीरे धीरे उस लौ के करीब बढ़ने लगी ताकि इसे चोट न लगे। जल तत्व की आत्मा ने बिना शक किए जवाब दिया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक चालाक हाथ धीरे धीरे उस प्यारी सी लौ की तरफ बढ़ रहा है। निया की आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं और अगले ही पल उसने अचानक हरकत की। पल झपकते ही उसने अपनी कलाई में पहने कंगन को सक्रिय किया। उसकी हथेली से एक अजीब सी ताकत निकली और अगले ही सेकंड जो लौ पूरी गुफा को रोशन कर रही थी वो एलिमेंटल आत्माओं की आंखों के सामने से पूरी तरह गायब हो गई। गुफा में अचानक गहरा सन्नाटा छा गया और अगले ही पल 5 एलिमेंटल आत्माओं की नजरें एक साथ निया पर टिक गईं। क्या उनकी मासूमियत अब शक में बदलने वाली थी या निया का खेल अभी और गहराने वाला था? आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे कमेंट्स करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर ज़रूर भेजना।